हेलो। आवाज आ रही है मेरी? यार ये बीच में लाइट चली गई, उस चक्कर में गड़बड़ हो गया। मतलब लाइट गई थी, आ गई, इस चक्कर में सब गड़बड़ हो गया। तो हम लोग देखो क्या कर रहे थे। हम लोग हर एक सेकंड में जब ड्रॉप किया तो हर एक सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका रेशियो देख रहे थे। तो अब मैं फिर से एक बार डायग्राम बना देता हूँ। हाँ, आंसर वही आएगा। मैं एक बार सॉल्व भी कर देता हूँ। यहाँ से हमने ड्रॉप किया तो मान लो पहले एक सेकंड में वो कुछ h1 चला, अगले एक सेकंड में वो कुछ h2 चला, उससे अगले एक सेकंड में वो कुछ वो h3 चला ना। टाइम सब जगह का ये एक एक सेकंड हुआ है। तो हमें ये इनका रेशियो चाहिए था, तो हम लोग पहले एक सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या लिखेंगे? y इक्वल टू माइनस h1। ए की वैल्यू क्या डालेंगे? माइनस जी। और टाइम कितना डालेंगे? 1 सेकेंड। और ड्रॉप किया है तो यू कितना पकड़ेंगे? 0। तो हमने यहाँ नाम दे दिया ए बी सी डी। तो एक सेकेंड मतलब कहाँ से कहाँ तक की जर्नी हो रही है? ए से बी तक की जर्नी हो रही है ना। तो इनिशियल स्पीड कौन सी होगी? ए पॉइंट की। तो y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में डाल देंगे। y हमारा माइनस h1 है, u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू माइनस जी है, इनटू टाइम 1 सेकेंड है। तो h1 की वैल्यू आ जाएगी g/2। अब देखो यहाँ पे है ना, बार बार ये u 0 रहेगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा। तो हम लोग कई बार क्या करते हैं, केवल डाउनवर्ड जर्नी है तो ये माइनस कट जाना है, तो इसलिए दोनों प्लस में लिख देते हैं ना। अब अगर हमें मान लो H2 निकालना है, तो H2 निकालना है तो उसके लिए हमें क्या सोचना पड़ेगा? या तो हम B से C तक की जर्नी देखें, या फिर अगर B से C देखेंगे तो हमें यहाँ की स्पीड निकालनी पड़ेगी ना। एक सेकेंड यहाँ है ना B से C में, या फिर हम A से C तक की देखें और उसमें से AB वाली डिस्टेंस कम कर दें तो BC आ जाएगा। तो हम लोग देखो यहाँ पे क्या करेंगे, A से C तक की जर्नी देखेंगे। A से C तक की जर्नी के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना बोलेंगे? माइनस ऑफ h1 प्लस h2। ए से सी तक की जर्नी देख रहे हैं इसलिए यू 0 ले लेंगे ना। ए से सी तक की जर्नी के लिए टाइम 2 सेकेंड ले लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ h1 प्लस h2 वाई इक्वल टू यू टी। यू 0 है, प्लस हाफ ए की वैल्यू माइनस जी है, इंटू टी स्क्वायर। टाइम कितना है? 2 सेकेंड। तो ये आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, h1 प्लस h2 का सम आ जाएगा 2g। अब हमें h1 देखो यहाँ पता है ना, h1 कितना है? g/2। h1 हमें पता है g/2 है, तो यहाँ डाल देंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो इससे h2 की वैल्यू आ जाएगी 2g माइनस g/2, मतलब 3g/2। सेम वे में हम लोग मान लो a से d तक की जर्नी देखते हैं। a से d तक की जर्नी लेंगे तो y की वैल्यू कितनी डाल देंगे? y की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ h1 प्लस h2 प्लस h3। अब ए टू डी है इसलिए ए पॉइंट की स्पीड इनिशियल स्पीड हो जाएगी ना। टाइम कितना ले लेंगे? अब 3 सेकेंड। फिर से ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो हाँ सरायु ना, या nth सेकेंड का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं ना। सरायु ने देखो सही चीज याद दिलाई कि हम लोग इसकी जगह nth सेकेंड का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। पहले सेकेंड में टाइम 1 डाल देंगे, सेकेंड सेकेंड के लिए टाइम 2, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब तो इतना लिख दिया है तो अब ऐसे ही कर लेना। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ y इक्वल टू यू 0 है, और हाफ ए की वैल्यू माइनस जी है, इंटू टाइम कितना है यहाँ पर? 3 सेकेंड। अब यहाँ पे h1 प्लस h2 की वैल्यू हमें पता है। h1 प्लस h2 हमने ये देखा हुआ है कितना आया? 2g। तो यहाँ 2g की वैल्यू इधर ले आएंगे तो h3 आ जाएगा
9g/2 माइनस 2g, ये आ जाएगा 5g/2। तो मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, हमारा डिस्प्लेसमेंट आ रहा है h1:s2:s3 इक्वल टू g/2:3g/2:5g/2, ऐसे ही आता जाएगा ना। तो हम ध्यान रखेंगे 1:3:5:7 ऐसे आ रहा होगा, मतलब हर एक सेकंड में। हाँ, नॉर्मली ये रिजल्ट हम लोग याद ही रखते हैं ना, क्योंकि एकदम सिंपल रिजल्ट है तो याद ही रहता है। बस ये ध्यान रखना है ये रिजल्ट कब आया है, जब आपने ड्रॉप किया है ना, फेंकने पे नहीं आएगा ना। अगर मैं ऊपर से कोई स्पीड से फेंकता नीचे को, तब का रिजल्ट नहीं है ना। ये कब का है, जब हमने इसको ड्रॉप किया है। ड्रॉप किया मतलब इनिशियल स्पीड 0 से छोड़ा है। तो हर एक सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर होगी वो ऑड इंटीजर, ऑड रेशियो में आएगा ना, ऑड इंटीजर्स के रेशियो में रहेगा ना। ऐसे देखो किया, या फिर दूसरा तरीका क्या होता, जैसे सरायू ने बताया वो nth सेकेंड वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं ना, उससे और जल्दी हो जाता है। तो ये नोट कर लो, फिर एक और करते हैं प्रॉब्लम। नोट करते चलो यार, ये इसके नोट, वो व्हाइट बोर्ड यूज करने में ये प्रॉब्लम रहती है ना, बीच में जब बंद हो जाता है तो वो नोट्स भी चले जाते हैं। अब देखो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में क्या था, हमने हर एक सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर हो रही थी उसका रेशियो निकाला। अब हम इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं, और हर एक मीटर गिनने में। अच्छा, एक चीज देखो और थी प्रीवियस प्रॉब्लम में, कि यहाँ पे जैसे मैंने टाइम 1 सेकेंड लिया था, अगर मैं यहीं पर ऐसा लेता 2-2 सेकेंड का इंटरवल लेता, पहले 2 सेकेंड का जो डिस्प्लेसमेंट है, अगले 2 सेकेंड, फिर उससे अगले 2 सेकेंड के जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस रेशियो में होंगे, तो फिर क्या आंसर आता। अभी तो यहाँ पे मैंने एक एक इंटर सेकेंड का इंटरवल लिया ना, तो ऐसे 2-2 सेकेंड का इंटरवल लेता तो भी सेम आता ना। मैं कोई भी एक फिक्स टाइम इंटरवल ले लूं, टी सेकेंड मान लो, हर एक टी सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हमेशा ऑड रेशियो में आएगा। तो ये हम लोग स्टेटमेंट लिख लेते हैं ना, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं कि इफ वी ड्रॉप अ पार्टिकल देन डिस्टेंस covered by particle in each t second interval will be in odd ratio of odd integers। नहीं, यहाँ पे हम लोगों ने टी सेकेंड ले लिया ना, कोई भी टी सेकेंड का इंटरवल लेंगे तो उसमें हमेशा जो रेशियो आएगा वो ऑड इंटीजर्स में आ रहा होगा। वैरी होगा, मतलब अलग अलग टाइम, एक 1 सेकेंड, दूसरे का 2 सेकेंड, ऐसा। तो सॉल्व करेंगे और क्या, सब कुछ थोड़ी हर जगह पर रिजल्ट याद रख सकते हैं। वैरी होगा तो उसको सॉल्व करो जैसा सिचुएशन हो। ठीक है, नोट हो गया।
देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फिर से पार्टिकल ड्रॉप कर रहे हैं इनिशियल स्पीड 0 से, लेकिन इस बार हम लोग फिक्स टाइम नहीं ले रहे हैं, फिक्स डिस्टेंस ले रहे हैं। मान लो पहला 1 मीटर गिरने में उसको लगा टाइम t1, और उससे अगला 1 मीटर गिरने में टाइम लगा t2, फिर उससे अगला 1 मीटर गिरने में टाइम लगा t3। तो ये टाइम किस रेशियो में होंगे वो बताना है। पहले बार हमने टाइम फिक्स किया था, इस बार डिस्टेंस फिक्स कर दिया। नहीं श्री, सॉल्व करो। हाँ नैनेस, ऐसे आ जाएगा ना। नैनेस उसमें डालो, पब्लिक वाले में ना, प्राइवेट में नहीं। सोनाली डाउट है तो अनम्यूट करके डाउट पूछ लो। हाँ सर आयु, हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे रेशियो कैसा आ जा रहा है, 1:√2 - 1 √3 - √2। ऐसे आप आगे का लिखते जाओगे ना, √4 - √3, ऐसे चलता जाएगा ना। तो सॉल्व करना वैसे कर लेंगे। मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अगर हम लोग ए टू बी जर्नी देखेंगे, देखो मैं ये ए टू बी इस टाइप से इसलिए लिखता हूँ ताकि हमें क्लियर रहे कि हम किस पॉइंट से किस पॉइंट तक देख रहे हैं, तो यू डिसाइड करना इजी रहेगा ना। अगर हम ए से बी देख रहे हैं तो यू मतलब पॉइंट ए की स्पीड, पॉइंट ए की स्पीड कितनी है 0, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ नीचे को -1, टाइम कितना लगा वो निकालना है t1, और एक्सलेशन कितना है नीचे को -g। तो हम लोग इसमें डाल देंगे y = ut प्लस हाफ at² में y की वैल्यू -1, u 0 है, -g इंटू टाइम है पहला t1, तो t1 = आ गया √2/g। देखो ये जो काम हमने सॉल्व किया, ये हम डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रख सकते हैं ना। हमें पता है कि h हाइट गिरने में टाइम कितना लगता है, √2h/g। तो अगर हम ए से बी तक देख रहे हैं तो हाइट कितना गिरा वो 1 मीटर, तो टाइम कितना हो जाएगा √2h, h कितना है 1, तो वही आ गया √h, h मतलब 1/g। अगर हम ए से सी तक देखें ना, जहां से ड्रॉप किया वहां से देखना पड़ेगा ना। जो फॉर्मूला हमने देखा है √2h/g, वो कहाँ से होता है, ड्रॉप करने से h हाइट तक का। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो h कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा ना, और टाइम हो जाएगा t1 + t2। तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी बोल सकते हैं हम ऐसे बोल सकते हैं कि ए से सी तक की जर्नी के लिए टाइम कितना हो जाएगा t1 + t2, वो बराबर हो जाएगा √2h/g। h कितना लेंगे 2/g। अब इसमें t1 की वैल्यू डाल देंगे तो t2 कितना आ जाएगा, √4/g - √2/g।
सेम वे में जब हम लोग ए से डी तक की जर्नी लेंगे तो T1 प्लस T2 प्लस T3 टोटल टाइम हो गया। T इक्वल टू क्या होगा, √2h/g। h कितना हो जाएगा 3। अब T1 प्लस T2 देखो कितना आया था, √4/g ना। T1 प्लस T2 आया √4/g, तो वो यहाँ डाल देंगे तो T3 आ जाएगा, T3 आ जाएगा √6/g माइनस √4/g ना। अब इन सब का रेशियो निकाल लेंगे तो T1 आया है हमारा √2/g इस टू रूट, यहाँ पे देखो ये जो T2 है वो क्या है, √4/g मतलब 2/√g ना। तो इसको ऐसे लिख देते हैं 2/√g माइनस √2/g इस टू √6/g माइनस रूट में लिखे रहने देते हैं इसको √4/g। अब इसमें से √2/g से हम हर जगह डिवाइड कर सकते हैं ना। √2/g कॉमन होकर के कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1:√2 माइनस 1 इस टू √3 माइनस √2 ना। सबको समझ आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ। √2/g हर जगह से कॉमन होकर के कट कर दिया है। यहाँ पे दिख रहा है, ये ज्यादा नीचे लिख दिया है, दिख रहा है ना यहाँ पर। ठीक है, तो फिर ये जल्दी नोट कर लो, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम कर रहे हैं। एक पार्टिकल को हमने कुछ h हाइट की बिल्डिंग से ड्रॉप किया। एक पार्टिकल को h हाइट की बिल्डिंग से ड्रॉप किया गया है। अगर ये बिल्डिंग लास्ट सेकेंड ऑफ डाउनवर्ड जर्नी में कुछ 45 मीटर चलती है तो हमें बताना है कि बिल्डिंग की हाइट क्या रहेगी। क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बिल्डिंग if it covers 45 meter in last second of downward journey, then find height of building। हाँ 125 मीटर। हाँ ठीक है, सॉल्व कर लिया जाए। सॉल्व करने के लिए देखो हम ऐसे सोचेंगे, मान लो जब ये छोड़ा गया तो टाइम 0 था और जब नीचे गिरने जा रहा था तो टाइम कितना हो गया, t सेकेंड। t सेकेंड में नीचे गिरा तो लास्ट सेकेंड कौन सा हुआ, लास्ट सेकेंड कौन सा हो जाएगा, tth वाला ना, tth सेकेंड।
अगर 10 सेकंड में नीचे गिरा तो 10 सेकंड लास्ट सेकंड हुआ ना, अगर 5 सेकंड में नीचे गिरा तो 5th सेकंड लास्ट सेकंड हुआ। तो सेम वे में टी सेकंड नीचे गिरा तो हाँ t-1 से t वाला लास्ट, तो हम बोलेंगे tth सेकंड। तो हमें पता है कि nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या रहता है, u प्लस हाफ a 2t-1 ने nth सेकंड का लगा देंगे, u y की वैल्यू क्या डालेंगे, डाउनवर्ड है ना, तो -45 नीचे जा रहा है, ऊपर से ड्रॉप किया गया है ना, तो u 0 है, a की वैल्यू -10 2t-1, तो यहाँ पर ये कट होकर के -5 आएगा, -5 से कट करेंगे तो इधर 9 बच जाएगा। तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2t-1, तो t इक्वल टू आ जाएगा 5 सेकेंड ना। इसका मतलब टोटल नीचे गिरने में टाइम कितना लगा है, 5 सेकेंड। तो बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, मतलब हमें क्या निकालना है, पूरे 5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना। बिल्डिंग की हाइट निकालना है मतलब पूरे 5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम पूरे 5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे। तो y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में डाल देंगे। y की वैल्यू क्या डालेंगे, -h ना, नीचे को गया है तो -h डिस्प्लेसमेंट हुआ। u 0 है, a की वैल्यू -10 और टाइम है टोटल 5 सेकेंड, तो h इक्वल टू आ जाएगा, h इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 125 मीटर। ठीक है, सबको एकदम क्लियर है। हमें यहाँ पे लास्ट सेकेंड का दिया था और पूरे t सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना था। नोट कर लो जल्दी है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम कर रहे हैं। सपोज कोई बिल्डिंग है, सपोज कोई बिल्डिंग है, उसके ऊपर से एक बॉल को ऊपर फेंका गया विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। बिल्डिंग की ये जो हाइट दी है ये कुछ है 40 मीटर। तो हमें बताना है फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बॉल। बिल्डिंग के ऊपर से ऊपर को फेंका गया है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो हमें कितनी देर में वो नीचे आके गिरेगा ये बताना है ना। ये ऊपर जाएगा ऐसे, फिर नीचे आकर के ग्राउंड पे गिरेगा। हाँ प्रथमेश, 4 सेकेंड आएगा। श्री तू अनम्यूट करके बता कैसे सॉल्व किया तूने। सर जब बॉल ऊपर फेंकेंगे तो हाँ 1 सेकंड ऊपर जाएगा, देन हाँ वहां से फिर से ड्रॉप होगा 1 सेकंड, हाँ एंड उसका जिस पॉइंट से फेंका था उस पॉइंट पे जब फिर से आएगा तो हाँ उसका इनिशियल स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकंड होगा, और उस स्पीड से हाँ नीचे जाएगा तो और 2 सेकंड लगेगा। हाँ हाँ, वेरी गुड है। तो हम लोग देखो कैसे कैसे कर लेंगे। हम लोग मान लेते हैं कि जहां से फेंका वो पॉइंट ए है, ऊपर वाला पॉइंट बी है, फिर ये पॉइंट सी है और लास्ट पॉइंट ये डी है। तो पहले हम लोग ए से बी तक का जर्नी देख लेंगे ना।
ए से बी तक का जब जर्नी देखेंगे तो फाइनल स्पीड कितनी बोलेंगे, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी हो चुकी होगी, 0 ना। हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 होगी तभी ना ऊपर जाना बंद हुआ होगा। और इनिशियल स्पीड कितनी पकड़ेंगे, +10, ऊपर को फेंका गया है ना, +10। एक्सीलरेशन कितना होगा, नीचे को -10। तो v इक्वल टू यू प्लस एटी में डाल देंगे। तो टाइम आ गया 1 सेकेंड। तो मतलब यहां से यहां तक का टाइम 1 सेकेंड है। अगर ऊपर जाने में 1 सेकेंड लगा तो नीचे आने में भी कितना लगेगा, बी से सी 1 सेकेंड। तो मतलब पूरा ए से सी तक में टाइम लग गया है 2 सेकेंड। और जब ये सी पे पहुंचेगा तो फिर से स्पीड कितनी हो चुकी होगी ना, सी पे आने के बाद फिर से स्पीड वही होगी ना जो ऊपर को थी, वही अब नीचे को हो जाएगी। सेम चीज रिपीट हो रही होगी ना। तो हमने ए टू बी का टाइम निकाल लिया और यही बोल देंगे बी से सी तक का टाइम भी 1 सेकेंड है। अब हमें सी टू डी का टाइम निकालना है। जब हम सी टू डी का टाइम निकालेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, इनिशियल स्पीड कितना लेंगे सी टू डी के लिए, बताओ भाई, इनिशियल स्पीड कितना लेंगे, +10 या -10, -10 ना, साइन के साथ बताना है ना नीचे को होगा इसलिए -10। एक्सीलरेशन कितना होगा सी टू डी के लिए, -10, जी तो हमेशा ही नीचे को होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सी टू डी के लिए, -40 ना, वो भी नीचे को है ना। डिस्प्लेसमेंट भी किधर को हो रहा है, सी से डी। फाइनल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है, नीचे को ना, तो इसलिए डाउनवर्ड है, इसलिए -40। अब इसमें डाल देंगे y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो जाएगा -40 इक्वल टू -10 इंटू टी प्लस हाफ -10 इंटू टी स्क्वायर। माइनस हर जगह से कॉमन होके कट जाएगा, 10 भी कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, नहीं 10 तो नहीं, 5 कॉमन करते हैं ना, यहाँ कट होने के बाद 5 ही बचा होगा ना। तो ये हो जाएगा 8 इक्वल टू 2t प्लस टी स्क्वायर। माइनस कॉमन कर दिया ना हर जगह से, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या आ रहे होंगे, एक रूट आ रहा होगा +2 और दूसरा रूट आ रहा होगा -4। तो टाइम निगेटिव नहीं हो सकता इसलिए माइनस छोड़ देंगे ना, ये वाला ले लेंगे 2 सेकेंड। तो इसका मतलब टोटल जर्नी का टाइम कितना हो गया, टोटल जर्नी का टाइम हो गया 1 सेकेंड ए टू बी, फिर बी टू सी 1 सेकेंड, फिर सी से डी 2 सेकेंड। तो टोटल टाइम हो गया 4 सेकेंड। हाँ प्रथमेश, हाँ इसीलिए क्वेश्चन ये करा ही रहा हूँ, यही बताने के लिए कि डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखो जैसे ये प्रथमेश बोल रहा है, मेनली मुझे यही चीज तुम्हें समझानी थी, इसीलिए ये प्रॉब्लम करा रहा हूँ कि ये जो हमने किया, ये जो किया सही सॉल्व किया, लेकिन इसमें अगर हमें ए से डी तक का टाइम चाहिए तो इतना करने की जरूरत नहीं थी, हम सब एक स्टेप में कर सकते थे। अच्छा हाँ, ये इक्वेशन में ये भाई ये सही कर लो, यहाँ -8 आएगा। ना ये जो हम लोगों ने किया, इसको हम लोग एक बार में डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे अगर हम पूरा ए से डी तक का जर्नी देखते। अगर हम डायरेक्ट ए से डी तक का जर्नी देखें, बीच में ब्रेक ना करें, तो उसमें हम देखो क्या क्या लिख सकते हैं। अगर हम ए से डी तक का जर्नी देखेंगे, अब हम लोग मेथड 2 देख रहे हैं ना, ये जो सब हम लोगों ने किया वो मेथड 1 था। तो इसमें हम लोग देखो अब ए से डी तक की जर्नी देख रहे हैं। अगर हम ए से डी तक की जर्नी देखेंगे तो यू कितना पकड़ेंगे,
यू बताओ कितना पकड़ेंगे ए से डी तक की जर्नी के लिए? श्रुति जीरो कैसे बोल रही है? +10। हाँ, ए पे हमारी स्पीड क्या है? ए पे ऊपर को फेंका गया था ना, ए पे ऊपर को फेंका गया, तो ए पे जो स्पीड ये 10 दी गई है, ए की स्पीड है ना ऊपर फेंकने के टाइम पर, और वो ऊपर को है इसलिए +10। अब देखो यहीं पर जो हमने साइन कन्वेंशन फिक्स किया है उसका हमें फायदा मिलेगा ना, जहां अपवर्ड और डाउनवर्ड जर्नी कंबाइन है। यू की वैल्यू लिखेंगे +10। ए कितना है, चाहे वो ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, ए की वैल्यू क्या, ए का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ए तो ऊपर जाने और नीचे आने हर टाइम पे कितना था, नीचे को -10। तो हम कितना बोलेंगे, ए की वैल्यू -10। डिस्प्लेसमेंट कितना बोलेंगे ए से डी तक के लिए? डिस्प्लेसमेंट में हम केवल क्या देखेंगे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ना, यहां से चला और यहां पहुंचा है। डिस्प्लेसमेंट में क्या हमें ये सब सोचने की जरूरत है कि किधर किधर गया है? डिस्प्लेसमेंट बस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, हमेशा टुवर्ड्स फाइनल पॉइंट ना, टुवर्ड्स फाइनल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट नीचे है तो मतलब डाउनवर्ड। तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट नीचे को -40। अब हमें u पता है, a पता है, y पता है, t निकालना है। तो y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में डाल देंगे, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए की वैल्यू -10 इंटू टी स्क्वायर ना। तो यहाँ पे -5 आ जाएगा, 5 से कट कर देते तो ये हो जाएगा -8 इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर, 5 सॉरी टी स्क्वायर केवल। तो इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर -2t -8। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक के अगर आप रूट्स निकालोगे तो इस बार रूट्स आपको आएंगे +4 और -2। तो माइनस वाला टाइम नहीं ले सकते, टाइम माइनस नहीं होगा तो हम प्लस वाला ले लेंगे ना। तो इससे हमें देखो डायरेक्ट टाइम मिल गया ए से डी तक का। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो आप ये y इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर फॉर्मूला यूज करते हो, इसमें y क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता है तो डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो ना, ये सोचने की जरूरत नहीं कि ऊपर गया फिर नीचे आया तो होगा या नहीं होगा, हम डायरेक्ट यूज करेंगे। नोट कर लो सब लोग। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम कर रहे हैं। अरे यार एक मिनट, तेजस वो देख लेना, सॉल्व कर देख क्या बन रहा है इक्वेशन। यहाँ पे देखो क्या है, ये -8 है ना, इस टी स्क्वायर को इधर लाए हैं तो ये -t² प्लस हो जाएगा और +2t इधर आके -2t हो जाएगा, -8 ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना तेजस? ठीक है, तो देखो इस प्रॉब्लम से हमने क्या सीखा कि डिस्प्लेसमेंट अगर पता है तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे ना, पूरा रास्ता क्या हुआ उससे मतलब नहीं होगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसमें कुछ ऐसा है कि मान लो कि एक कोई बलून है, हॉट एयर बलून, और इस बार अपना चिंटू हॉट एयर बलून में बैठ गया है, और ये बलून ऊपर को चलना शुरू करता है विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, या इतना कर देता हूँ इसको,
एक मिनट, जब मुझे वैल्यू सोच लें तो फिर बताता हूँ। चलो 10 ही लेता हूँ ना। मान लो इसको हमने ले लिया 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये बलून ऊपर जा रहा है, जब ये टाइम 4 सेकेंड हुआ तो 4 सेकेंड पे चिंटू ने एक उससे पत्थर गिरा दिया। तो हमें बताना है कि पत्थर कितनी देर बाद जमीन पे आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, बलून इज मूविंग upward with speed 10 meter per second. If a ball is dropped into find time जो भी आंसर देंगे सभी पब्लिक चैट में देंगे ना, कोई प्राइवेट में नहीं डालेगा। श्रेयस नहीं, √8 नहीं आएगा। आदित्य 4 सेकेंड। चेक करते हैं अभी 4 आ रहा है या नहीं। प्रथमेश का ही 4 आ रहा है। ठीक है, सुमिति अनम्यूट करके बता कैसे 4 सेकेंड है। कैसे सॉल्व किया तूने? मेजॉरिटी जनता देखो जो आंसर देती मोस्टली वो सही रहता है। सबने 4 सेकेंड बोला है तो मतलब 4 ही सही है। सरायु 4 ही आंसर सही है, 4 सेकेंड। सुमिति बता भाई कैसे आएगा 4 सेकेंड? अबे भावेश मैं बोल रहा हूँ 4 सेकेंड सही है, तुम लोग सुन ही नहीं रहे हो, फिर भी आंसर बताए जा रहे हो। सुमिति अनम्यूट करके बोल। ये सुन रही है नहीं, कहाँ गई है? ध्रुविल तू बताएगा कैसे आया 4 सेकेंड? हाँ सर, मतलब अभी 10 मीटर पर सेकंड है, तो टी इज इक्वल्स टू 4 सेकंड पे चिंटू मतलब बॉल छोड़ेगा, मतलब तब तक डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर्स हो गया होगा। हाँ और फिर डिस्प्लेसमेंट -40 हो जाएगा, और हाँ। फिर वो इक्वेशन में पुट करना है। और हाँ, एक बार फिर से बोलो यार, मैं चैट पढ़ने लग गया था, मैं ध्यान नहीं दे पाया। लास्ट में क्या बोला तुमने? मतलब यू नहीं, डिस्प्लेसमेंट 40 हो जाएगा। -40 हो जाएगा, हाँ और जो यू मतलब 10 मीटर पर सेकंड अपने को गिवन है। हाँ, और वो बलून का है और, ना, पत्थर उससे ड्रॉप किया गया था। बॉल को ड्रॉप कर दिया गया था उससे। मतलब चिंटू लेके जा रहा था ना, तो मतलब वही नहीं नहीं, यू बलून भी में ही मतलब वही। चिंटू है ना। चिंटू बलून में बैठा है और बलून ऊपर जा रहा है। हाँ क्वेश्चन समझ रहे हो ना? अपना चिंटू बलून में था, हॉट एयर बलून में, और बलून ऊपर को जा रहा था। हाँ और उसमें से फिर इसमें चिंटू बैठा हुआ है। तो 4 सेकेंड पे जब ड्रॉप किया तो 4 सेकेंड पे हाइट कितनी हो चुकी होगी? कहीं यहाँ पहुंच चुका होगा ना बलून। 40 मीटर्स हो हाँ 40 मीटर की हाइट पर। ये कुछ 40 मीटर की हाइट पे पहुंच चुका है। और जब हमने इससे इसको ड्रॉप किया बॉल को,
तो बॉल की इनिशियल स्पीड कितनी पकड़ोगे? 0। 0 नहीं, यही तो गड़बड़ है। बॉल की इनिशियल स्पीड स्पीड कितनी पकड़ेंगे? +10। नहीं नहीं, हाँ सॉरी, मतलब 10 किया था लेकिन। हाँ, देखो हमेशा ये ध्यान रखो इस प्रॉब्लम में। देखो मुझे बस आपको यही एक कॉन्सेप्ट सिखाना है कि कभी भी कोई चलती हुई बॉडी से अगर आप कोई चीज ड्रॉप करोगे तो जो भी चलती हुई बॉडी की स्पीड होगी वो उसमें कैरी हो जाएगी ना, वेलोसिटी कैरी हो जाएगी, स्पीड नहीं वेलोसिटी ना। जो भी बॉल की रिलेटिव वेलोसिटी, जो बॉल की वेलोसिटी होगी वो कैरी हो जाएगी। तो आपको ये पहले तो स्टेटमेंट नोट कर लेना है कि इफ वी ड्रॉप एनीथिंग फ्रॉम a moving body, then velocity of moving body will be carried to dropped body। नहीं, हमेशा ध्यान रखो कि अगर आप चलती हुई बॉडी से कोई भी चीज ड्रॉप करोगे तो वेलोसिटी कैरी हो जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो कभी आप ट्रेन में जा रहे हो, हाँ, मान लो आप कहीं ट्रेन में जा रहे हो, हाँ, आप मान लो दो लोग हो, एक ऊपर वाले बर्थ पे बैठा है, एक नीचे वाले बर्थ पे बैठा है। अगर ऊपर से मान लो आपने एक बॉल ड्रॉप की तो वो सीधे बॉल नीचे वाले के हैंड में गिरता है ना। अगर वो मान लो ऐसा नहीं होता, अभी देखो क्या हो रहा है, ट्रेन आगे को v स्पीड से जा रहा है ना, तो इसमें भी ये v स्पीड कैरी हो जाती है। तो जब आप छोड़ते हो तो वो बॉल ऐसे गिरता है, बट तुम भी आगे बढ़ते जा रहे हो। इसको थोड़ा मैं डायग्राम बड़ा करता हूँ। मान लो ये कुछ ट्रेन है, ये ट्रेन जो है मान लो आगे को जा रहा है v स्पीड से। इसमें दो ये प्लेटफॉर्म, दो बर्थ है, एक पे ऊपर वाले पे कोई बैठा है, एक नीचे कोई बैठा है। ऊपर वाले ने एक बॉल ड्रॉप की तो ये नीचे वाले को क्या लगता है कि बॉल सीधे उसके हाथ में आई ना, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, अगर जो बाहर खड़ा होगा उसको क्या दिख रहा होगा कि बॉल में ये स्पीड v है, वो ऐसे जा रहा है, और ये पर्सन भी v स्पीड से आगे आ रहा है। तो पर्सन को हमेशा लगेगा कि बॉल उसके सर के ऊपर है, आपको लगेगा कि बॉल सीधे आई, लेकिन इसको समझ आएगा कि बॉल की एक्चुअल पाथ ये है। ये बात समझो ना, जब आपने ड्रॉप किया तो आपके हैंड की स्पीड v थी, ट्रेन की स्पीड, तो ये इसमें भी आ जाएगी। तो ये v स्पीड इधर को मिली, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है तो वो ऐसे गिरता है। बाहर वालों को ऐसा दिखेगा, लेकिन अंदर वालों को लगेगा कि ये आगे गया, तुम भी आगे आए, तो तुम्हें हमेशा सर के ऊपर दिखेगा, तो तुम्हें लगेगा केवल नीचे आ रहा है वो, बट एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, वो ऐसे इस पाथ पे जा रहा है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ये पैराबोलिक पाथ होता है। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर हम कोई भी मूविंग बॉडी से किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो मूविंग बॉडी की जो भी वेलोसिटी होगी वो उसमें कैरी हो जाएगा ना। मैं और एक बार अच्छे से समझाता हूँ एग्जांपल, ये समझा नहीं। देखो मैं ये बोल रहा हूँ, कोई भी मान लो मैंने एक ऐसा कुछ ट्रेन जा रहा है v स्पीड से, ट्रेन में कोई पर्सन ऊपर वाले बर्थ पे बैठा है और एक पर्सन नीचे वाले बर्थ पे बैठा है। अगर ट्रेन ने स्पीड अपनी चेंज नहीं की ना, ट्रेन ने अगर अपनी स्पीड चेंज नहीं की और ऊपर वाले ने कोई चीज नीचे को ड्रॉप किया, तो वो क्या होता है, सीधे ऐसे आपको दिखता है ना ट्रेन के अंदर से कि सीधे नीचे गिरा, बट आप तो लगातार चल रहे हो ना, जो नीचे वाला पर्सन है वो तो लगातार आगे बढ़ रहा है। अगर ये 0 स्पीड से गिरा है तो इसको तो पीछे चले जाना चाहिए ना, क्योंकि ये आगे बढ़ जाएगा। बट क्या होता है ऐसा, ऐसा नहीं होता ना। क्यों नहीं होता है ऐसा, आप समझ रहे हो ना, अगर आपने ड्रॉप किया तो इसको अगर आपने कोई वेलोसिटी नहीं दी तो ये तो सीधे नीचे गिरेगा, और ये पर्सन तो ट्रेन के साथ आगे जाएगा ना, तो ये आगे निकल जाना चाहिए, बॉल पीछे गिरना चाहिए। ये बात समझ लो ना, जितनी देर तक ट्रेन हवा में, ये बॉल हवा में है, और अगर ड्रॉप करने पे इसको कोई वेलोसिटी नहीं मिली और ये नीचे वाला आगे जा रहा है, तो ये तो आगे नहीं जा रहा है ना, तो ये इस पर्सन के पीछे गिरना चाहिए।
पर्सन आगे निकल जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। तो इसका क्या मतलब है कि जब आपने ड्रॉप किया तो इसको भी v स्पीड मिली और आप भी v स्पीड से जा रहे हो, सॉरी पर्सन भी v स्पीड से जा रहा है ट्रेन के साथ। तो पर्सन को क्या होता है, पर्सन आगे को जा रहा है और बॉल ऐसे आगे को आ रही है। तो कोई भी टाइम पे पर्सन अभी यहाँ पहुंचा तो बॉल ऐसे ऊपर दिखती है, फिर यहाँ पहुंचा बॉल, अभी पर्सन यहाँ है। तो कोई भी टाइम पे पर्सन के सर के ऊपर वो समझ आता है। जो बाहर ट्रेन के होगा उसको दिखेगा कि ये कैसे जा रहा है, ऐसे पैराबोलिक पाथ पे। लेकिन जो ट्रेन के अंदर बैठा वो आगे बढ़ता जा रहा है, उसको नहीं दिख रहा है कि ट्रेन ये बॉल आगे बढ़ रही है ना, इसको नहीं दिख रहा है कि बॉल आगे बढ़ रही है, उसको बस लग रहा है कि मेरे सर के ऊपर है। ठीक है। अब देखो, अगर यहीं पे मान लो ट्रेन ने ब्रेक लगाना शुरू कर देता, अगर ट्रेन ब्रेक लगाना शुरू कर देता तो ये बॉल कहाँ गिरती, उसके हाथ में या हाथ से आगे या हाथ के पीछे। अगर ट्रेन ब्रेक लगाना शुरू कर देती तो आगे के साइड में गिरती। हाँ, क्योंकि देखो बॉल की स्पीड तो छूट चुकी है ना, बॉल तो v स्पीड से जा रहा है, लेकिन ब्रेक लगाने से आपकी स्पीड कम हो गई, तो आप उतना आगे नहीं जा पाओगे, आप तो ट्रेन के साथ साथ जा रहे हो ना, तो ये आगे बॉल जाके गिर जाएगी। और अगर जैसे बॉल ड्रॉप किया ट्रेन ने स्पीड बढ़ा दी तो फिर बॉल कहाँ गिरेगी, आपकी स्पीड बढ़ गई ना, तो आप आगे निकल जाओगे तो ट्रेन पीछे गिरेगी, वो सॉरी बॉल फिर पीछे गिरेगी। ठीक है। तो हाँ, तो हम लोग देखो अभी ये समझ रहे हैं कि अगर हम कोई भी मूविंग बॉडी से ना, इफ वी ड्रॉप एनीथिंग फ्रॉम अ मूविंग बॉडी देन वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी, मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ ना, स्पीड की नहीं। वेलोसिटी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, दोनों चीजें कैरी होंगी ना, डायरेक्शन के साथ विल बी कैरिड टू द ड्रॉप्ड बॉडी ना। यहाँ पे जैसे ये आगे को जा रहा है, ये तो ड्रॉप हुआ तो ये भी आगे को ही जाएगा ना, डायरेक्शन के साथ कैरी होगा। और क्या एक्सिलरेशन भी कैरी हो सकता है, अगर हम कोई चीज को ड्रॉप करते हैं तो जो मूविंग प्लेटफॉर्म का एक्सिलरेशन है क्या वो कैरी हो सकता है, तो वो कैरी नहीं हो सकता ना, क्योंकि देखो एक्सिलरेशन कब आता है, जब फोर्स लगता है। एक्सिलरेशन के लिए फोर्स चाहिए। अगर आपने एक बार कोई चीज को ड्रॉप कर दिया तो आप जब आपके हाथ में रहा ही नहीं तो आप फोर्स कैसे लगा पाओगे उस पर ना, जब फोर्स लगेगा ही नहीं तो उसका एक्सिलरेशन क्या होगा, जो बाकी फोर्सेस लग रहे होंगे उनके वजह से आएगा। तो कभी भी एक्सिलरेशन कैरी नहीं होता ना, ये पॉइंट भी हम नोट करेंगे। ये सब छोटे छोटे पॉइंट आपको पूछे जाएंगे ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, तो ये आप ध्यान रखना है कि एक्सिलरेशन विल नेवर बी कैरिड if a body is dropped from a प्लेटफॉर्म, एक मूविंग प्लेटफॉर्म से अगर हम कुछ भी ड्रॉप करते हैं तो बस वेलोसिटी ही कैरी होगी, एक्सेलरेशन कभी भी कैरी नहीं होगा। देखो एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए ना। अगर जैसे यहाँ पे देखो, ये ट्रेन वाले ही केस में देखो, जैसे मैंने यहाँ पे इसको एक बार ड्रॉप कर दिया, अब ड्रॉप कर दिया तो मैं इस पे कोई फोर्स लगा पाऊंगा, जब ये एक बार हवा में आ गया तो इस पे केवल फोर्स कौन सा लगेगा, एक बार बॉल ड्रॉप होने के बाद इस पे फोर्स कौन सा लग रहा है, ग्रेविटी का। तो अगर ग्रेविटी का लग रहा है तो फिर एक्सेलरेशन भी केवल ग्रेविटी का आएगा ना, तुम्हारा क्या एक्सेलरेशन उससे क्या मतलब ना, ड्रॉप होने में। हाँ, ड्रॉप होने के बाद, ड्रॉप होने के बाद हमेशा कहाँ पे बोल रहा हूँ, फ्रॉम अ मूविंग प्लेटफॉर्म लिखा है ये ना, ये देखो लिखा है फ्रॉम अ मूविंग प्लेटफॉर्म। कोई भी मूविंग बॉडी या प्लेटफॉर्म से हम कोई चीज ड्रॉप करेंगे तो वेलोसिटी कैरी होगी, एक्सेलरेशन कैरी नहीं होगा।
अब देखो हम ये चीज इस प्रॉब्लम में अब ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेते हैं। देखो जब हमने यहाँ से छोड़ा तो बलून तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था ना ऊपर को ना 10 मीटर पर सेकेंड से, तो ये 4 सेकेंड में 40 मीटर आ चुका है। अब 40 मीटर से जब इसको ड्रॉप किया तो इसकी स्पीड अभी कितनी हो रखी है बलून की 10, तो पत्थर की भी स्पीड जो ड्रॉप हुआ बॉल उसकी भी स्पीड कितनी आ जाएगी 10। तो हमारा ये प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि 40 मीटर की हाइट से एक बॉल को ऊपर को फेंका गया 10 मीटर पर सेकेंड से, तो वो कितनी देर में नीचे आ जाएगा। तो क्या होगा, पहले बॉल ऊपर जाएगा फिर जा करके नीचे गिर जाएगा। तो ये सारा सेम वही हुआ जो पीछे हमने बिल्डिंग वाला क्वेश्चन किया था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 40 मीटर की हाइट से एक पत्थर को बॉल को ऊपर फेंका गया है 10 मीटर पर सेकेंड से। ये हाइट कितनी है 40 मीटर। तो ये सेम वही प्रॉब्लम है जो अभी हमने किया था ना, मैंने वैल्यू इसी हिसाब से ली कि अपन को फिर से कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो अब ये 10 मीटर पर सेकेंड से बिल्डिंग से ऊपर को फेंका था तो कितनी देर में नीचे आ जाएगा, 1 सेकेंड ऊपर जाने में, फिर 1 सेकेंड नीचे आने में, फिर 2 सेकेंड और नीचे आने में। तो फिर से हम बोल सकते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो यहाँ आने का 4 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, सबको अच्छे से समझ आ गया पूरा प्रॉब्लम। नोट हो गया है, एक प्रॉब्लम बस और कर लेते हैं, फिर ये मोशन अंडर ग्रेविटी खत्म हो जाएगा। एक प्रॉब्लम और करना है। म्यूट रखो भाई, कोई भी अनम्यूट नहीं करो अभी। देखो अब अगला प्रॉब्लम क्या है, सपोज हाँ ओम, यही तो आप चिंटू ने तो बॉल ड्रॉप ही किया था ना, क्वेश्चन में देखो कहा गया है, और चिंटू मूव कर रहा था हॉट एयर बलून के साथ, तो जो भी चिंटू की स्पीड होगी वो उसमें कैरी हो जाएगी ना। चिंटू ने ड्रॉप किया है और चिंटू खुद भी मूव कर रहा है, तो इसलिए उसकी वेलोसिटी कैरी हो जाएगी। देखो ये एक प्रॉब्लम हम लोग और कर रहे हैं जिसमें देखो 3 बिल्डिंग है सेम हाइट की। मुझे ये प्रॉब्लम वैभव समझा लेने दो, फिर मैं लास्ट पेज पे जाता हूँ ना। जब तुम लोग ट्राई करना तब जिसको लिखना हो लिख लेना। 3 बिल्डिंग है सेम हाइट की ना, सबकी हाइट h है। एक बिल्डिंग से मैंने एक बॉल को ऊपर को फेंका विथ स्पीड u, तो ये अब ऊपर जाके ग्राउंड पे आने में टाइम कितना लगा t1। फिर एक पार्टिकल को मैंने नीचे को फेंका विथ स्पीड u, स्पीड सेम रखी ना, सेम स्पीड से बट डाउनवर्ड, तो ये नीचे आने में कितना टाइम लगा t2। तो बताना है आपको कि अगर मैं सेम हाइट से एक बिल्डिंग को ड्रॉप कर दूं, एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दूं, तो वो कितने टाइम में नीचे आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ t1 एंड t2। आपका आंसर किसके टर्म में बताना है, इन टर्म्स ऑफ t1 एंड t2। क्वेश्चन सबको क्लियर है।
जिसको पीछे का लिखना है वो लिख लो। वैभव ये वाला बोल रहा था या इससे पीछे वाला? अभी तुम लोग जो भी आंसर निकालना है निकाल लो, फिर मैं बताता हूँ ना। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में बेट लगाने वाला है, इसमें प्राइज रखा जा सकता है, लेकिन ये प्रथमेश ने पहले से किया हुआ है यार, इस चक्कर में रख नहीं सकता। पार्थ आज नहीं दिख रहा, पार्थ कहाँ है? पार्थ है कि नहीं तू आज? वो प्रथमेश का आंसर सही है, √T1 T2। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसमें हमें क्या करना है, हम लोग देखो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार इसके लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाएंगे, एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए। फिर इन दोनों से जो आएंगे इक्वेशन उनको यूज करके इसके लिए सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या क्या हो जाएगा। मान लो अगर हम फर्स्ट केस के लिए लगा रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी बोलेंगे, -h ना, फर्स्ट केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए। और u की वैल्यू क्या बोलेंगे, ऊपर को फेंका गया ना तो +u। डिस्प्लेसमेंट तो फाइनल -h ही होगा ना, मैं कहीं से भी फेंकूंगा फाइनल तो नीचे ही गिरेगा ना तीनों केस में। तो तीनों केस में डिस्प्लेसमेंट -h होगा। बस फर्स्ट केस में u को प्लस में u लिखेंगे और सेकेंड केस में u को माइनस में u लिखेंगे, और थर्ड केस में u है ही नहीं, 0 है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो तो हर बार वही आएगा -g। अब इन सब की वैल्यू डाल देंगे, तो पहले केस में क्या आ जाएगा, y इक्वल टू, तो y की वैल्यू -h है तो y इक्वल टू ut, u में +u, t है T1,
ए की वैल्यू माइनस जी है इंटू टी वन स्क्वायर। तो ये एक इक्वेशन हो गई फर्स्ट वाले केस से। इसको हम या तो ऐसे लिख देते हैं या भी ऐसे ही लिखे रहने दो। फिर सेकेंड केस से अगर हम देखें तो उसके लिए y कितना लिखेंगे सेकेंड केस के लिए, माइनस एच। u की वैल्यू कितनी डालेंगे सेकेंड केस में, माइनस यू ना। सेकेंड केस में आप देखोगे तो u किधर है, डाउनवर्ड है ना। समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, समझ आ रहा है सबको? u की वैल्यू माइनस यू और a भी नीचे को है तो उसको माइनस जी। फिर से y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में डालेंगे तो y इक्वल टू y मतलब माइनस एच, u की वैल्यू माइनस यू है, टाइम कितना लगा इस बार t2, तो यू टी प्लस हाफ a की वैल्यू माइनस जी है इंटू t2 स्क्वायर। नहीं, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। इसमें सबसे माइनस कॉमन कर लेते हैं, दोनों में ही माइनस कॉमन करके लिख देते हैं। पहली इक्वेशन में माइनस कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा माइनस यू टी वन प्लस हाफ जी टी वन स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन इसको बोल देते हैं। और सेकेंड में माइनस कॉमन करेंगे तो एच इक्वल टू यू टी टू प्लस हाफ जी टी टू स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन। और हमें देखो निकालना क्या है थर्ड सिचुएशन के लिए। थर्ड सिचुएशन के लिए जब हम लगाएंगे तो u तो जीरो है, y की वैल्यू वही आएगी माइनस एच, u की वैल्यू जीरो और a की वैल्यू माइनस जी। तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू यू प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। यहाँ का t हमें निकालना है तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट टू एच बाय जी। हमें t निकालना है, t निकालना है मतलब हमें क्या निकालना है, रूट टू एच बाई जी निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन का यूज करके रूट टू एच बाई जी को निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ टी वन टी टू। अब देखो इसमें कहीं पे भी u नहीं है ना, u नहीं है तो यहां से भी u को हटाना पड़ेगा दोनों से। दोनों से u हम कैसे हटा सकते हैं, इसमें अगर मैं t2 मल्टीप्लाई कर दूं इस इक्वेशन में और इसमें t1 मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों ऐड कर दूं तो यहाँ आ जाएगा माइनस यू t1 t2 और यहाँ आ जाएगा प्लस यू t1 t2 और ऐड करूंगा तो कट जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में t2 और सेकेंड इक्वेशन में t1 मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देता हूँ ना। तो अब ये क्या आ जाएगा, इक्वेशन वन इंटू टी टू प्लस इक्वेशन टू इंटू टी वन कर देता हूँ। तो देखो ये कितना हो जाएगा, पहले वाले में t2 मल्टीप्लाई होगा तो एच टी टू आ जाएगा और ऐड करूंगा तो इधर एच टी वन आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, या पहले मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ ना। पहली इक्वेशन मल्टीप्लाई होने के बाद कैसी दिख रही होगी, एच टी टू इक्वल टू माइनस यू टी वन टी टू प्लस हाफ जी टी वन स्क्वायर टी टू। सेकेंड इक्वेशन दिख रही होगी एच टी वन इक्वल टू यू टी वन टी टू प्लस हाफ जी टी टू स्क्वायर इंटू टी वन। दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया, अब इनको ऐड कर रहे हैं ना, ऐड करेंगे तो h कॉमन हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा t1 प्लस t2, ये वाला टर्म कट जाएगा और यहाँ पर हाफ जी t1 t2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा t1 प्लस t2। तो ये t1 t2 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2h टू एच बाय जी इक्वल टू आ जाएगा t1 t2 ना। मैंने ये 2 इधर ले गया, g इधर नीचे ले आया तो 2h बाई जी आ गया t1 t2। तो अब मुझे यहाँ पे चाहिए था 2h बाई जी की वैल्यू तो ये रख दूंगा t1 t2। तो फाइनल टाइम हमारा कितना आ जाएगा,
इससे हमें फाइनल t इक्वल टू आ जाएगा √T1 T2। सबको समझ आया क्या बोल रहा हूं? अब एक प्रॉब्लम मैं यहाँ पे अभी होमवर्क में दे रहा हूँ और बाकी मैं उसमें असाइनमेंट से दूंगा ना, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज से। तो ये जो अभी देना है वो मैं लिख देता हूँ और दो बाकी प्रॉब्लम होमवर्क में ग्रुप पे डालता हूँ अभी। ये नोट कर लो, पहले तो नोट कर लो। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। डायरेक्ट ही हो सके तो आंसर ही याद रखो तो बेटर है ना। ये कई बार मोशन अंडर ग्रेविटी में पूछा गया है। उसमें लिख लेना ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पर। अब ये प्रॉब्लम नोट कर लो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। तो इसमें क्या है, सपोज मैंने एक पार्टिकल को ऊपर को फेंका विथ स्पीड u, तो अब ये क्या होगा, ऊपर जाएगा और फिर नीचे को आएगा। सेम लाइन से आएगा बट हम लोग समझने के लिए अलग अलग लाइन पे दिखा लेते हैं। तो ये कोई भी पॉइंट पर दो बार पहुंचेगा ना, एक बार ऊपर जाने के टाइम पर, फिर उसी पॉइंट पर नीचे आने के टाइम पर। तो अगर मान लो ऊपर जाने के टाइम पे उस पॉइंट पे स्टॉप वॉच का टाइम हो रहा है कुछ t1, और जब नीचे आ रहा था उस पॉइंट पे तब स्टॉप वॉच का टाइम हो रहा है t2। तो हमें बताना है, और ये पॉइंट मान लो ग्राउंड से h हाइट पे लिया गया है, तो हमें बताना है फाइंड पार्ट 1 t1 प्लस t2 का सम कितना होगा, और दूसरा t1 t2 का प्रोडक्ट कितना होगा। क्वेश्चन सबको क्लियर है? जब भी हम कोई चीज को ऊपर फेंकेंगे तो कोई भी एक पॉइंट पे वो दो बार पहुंचेगा, एक बार ऊपर जाने पर और एक बार नीचे आने पर। t1 t2 ये दोनों स्टॉप वॉच के टाइम है ना। आंसर जो बताना है u h g इन सब के टर्म में बताना है। टाइम 0 पे मानोगे कि फेंका गया है, जब फेंका गया तब स्टॉप वॉच का टाइम 0 था। फिर h हाइट पे एक बार जाने के टाइम था t1 और आने के टाइम था टाइम t2। तो दोनों टाइम का सम कितना होगा और प्रोडक्ट कितना होगा। एक बार सम और प्रोडक्ट आ जाएगा तो आप ये भी निकाल सकते हो कि उनका डिफरेंस कितना होगा। तो ये ट्राई कर लेना। नेक्स्ट क्लास में पहले ये डिस्कस करूंगा, फिर इसके बाद हम लोग मोशन इन प्लेन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नहीं, पहले वेरिएबल एक्सेलरेशन कराना है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है फिर ना, अब होमवर्क में ग्रुप पे डालता हूँ बाकी ना। चलो फिर, ओके, बाय बाय।